स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम हमारी चर्चा कंटिन्यू करते हैं प्रीलिम्स थ्रू MCQs की। आप जानते हैं कि स्टडी IQ पे मैं आपके साथ मिलता हूं और हम लोग मिलकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की MCQ डिस्कशन करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा मैंडेट है कि करंट अफेयर्स में जो भी रेलेवेंट चीजें हैं, स्पेशली 2022 के आगे 2022 और अभी 2023 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू MCQ, सो दैट we'll be ready, we'll be confident for UPSC Civil Services 2023 एग्जामिनेशन, राइट। तो चलिए डिस्कशन शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोटिस है, क्योंकि कई सारे मैसेजेस आए मुझे एस्पिरेंट्स के, कुछ टीचर्स भी थे, वो पूछ रहे थे कि सर आपकी NCERT सीरीज पे पॉज लगा है। 7 तक हम लोगों ने डिस्कशन की हुई साइंस NCERT की, 8 की डिस्कशन जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर भी आपको एवरी डे या फिर एवरी ऑल्टरनेट डे मैं कोशिश कर रहा हूं कि डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते रहें, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी कंप्लीट करंट अफेयर्स की डिस्कशन हो जाए। और पिछले मैं कहूंगा 3-4 सेशंस में हम लोगों ने कंटिन्यूअसली अलग अलग डिसीजेस के ऊपर बात की है, अलग अलग वायरसेस, अलग अलग पैथोजेंस के ऊपर बात की है। आज हम लोग उसकी कंप्लीशन करने वाले हैं और अगली डिस्कशन से हम लोग नए थीम में चलेंगे। यहाँ पे हमारी चर्चा होने वाली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग इसमें ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी दूसरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उन सभी को अलग अलग थीम्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पे। आप जानते हैं कि हम लोग पिछले डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 24 तक पहुंचे थे, और जिन लोगों ने भी पहले वाले डिस्कशंस नहीं देखे तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। अगर इस प्लेलिस्ट को आपको ढूंढना है, यू कैन ऑलवेज फाइंड राहुल साई 222, इस नाम से प्लेलिस्ट है, राहुल साई 222 दी MCQ डिस्कशन, साइंस MCQ डिस्कशन, या फिर मैं इसको पोस्ट भी करूंगा मेरे IG पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा, ठीक है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ वायरस। एक वायरस है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को जरूर सुना है, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा भी की थी। हम लोगों ने चर्चा की थी एक पर्टिकुलर वैक्सीन की, आई होप यू रिमेंबर, सर्वावैक, है ना। सर्वावैक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, एक वैक्सीन है अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, HPV की वैसे ही होता है ना, ये हम लोगों ने बात की थी। तो चलिए इसके ऊपर कुछ सवाल, कुछ स्टेटमेंट है, कुछ सवाल है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको ढूंढने हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स को, ठीक है। ये हम एक्सरसाइज हमेशा करते हैं, करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो चलिए मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। HPV इज द मोस्ट कॉमन वायरल इंफेक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है बोथ सेक्सुअली एक्टिव वुमेन एंड मेन कैन गेट इन्फेक्टेड। तो दो स्टेटमेंट है, ऑप्शन तो इजी है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नेदर 1 nor 2। तो बताइए कौन सा जवाब है, राइट। चलिए थोड़ा सा सोचते हैं। HPV इज द मोस्ट कॉमन वायरल इंफेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर आप जो भी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की बात करें, जैसे हर्पीस हो गया, सिफिलिस हो गया, HIV हो गया, उनमें सबसे कॉमनेस्ट जो आपको मिलता है वो है HPV वायरस का ही, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, यानी कि आपका जवाब होना चाहिए या तो ये या तो ये, दो ऑप्शन पे आ गए। ये तो ना होगा, है ना, ये हमें पता है, क्योंकि 1 तो करेक्ट है। दूसरा है बोथ सेक्सुअली एक्टिव वुमेन एंड मेन कैन गेट इन्फेक्टेड, ठीक है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा डाउट आ सकते हैं, फिर आपको लगेगा यार सेक्सुअल एक्टिव वुमेन एंड सेक्सुअल एक्टिव मेन, ठीक है। अब कॉमन सेंस से अगर आप सोचोगे तो बिल्कुल सही होगा स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या कर देते हैं, ज्यादा सोच लेते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है हमेशा सर्वावैक के बारे में ना। सर्वावैक में हम लोगों ने बात की थी केवल वुमेन को ये मिलेगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, हम लोग इसको इंक्लूड करने वाले हैं। 9 से 14 साल तक की जो भी बच्चियां रहेंगी उन्हें सर्वावैक दिया जाएगा जल्दी, मतलब इस साल के मिड से, यानी कि कुछ महीनों के बाद वो ऐड हो जाएगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। तो आपको लगेगा केवल वुमेन हो सकता है क्या, कॉमन सेंस बता रहा है यार मेन को भी होगा, वुमेन को भी, लेकिन वुमेन के साथ प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, और मेन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होगी थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। तो इसका जवाब क्या होगा, बोथ आर करेक्ट, तो ये हो जाएगा गलत, तो आपका जवाब हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो ये वायरस है क्या, देखिए HPV वायरस सबसे कॉमनेस्ट वायरस है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, और सेक्सुअली एक्टिव वुमेन
और सेक्सुअल एक्टिव मेन, दोनों में भी ये हो सकता है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, मोर देन 90% ऑफ इन्फेक्टेड पॉपुलेशन उनमें इवेंचुअली क्लियर हो जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं में स्पेशली सर्वाइकल कैंसर का बहुत बड़ा खतरा रहता है। अब जब पुरुषों के ऊपर या फिर पुरुषों में ये वायरस होता है तो वॉर्ड्स हो जाते हैं, वॉर्ड्स, छोटे छोटे वॉर्ड्स हो जाते हैं, जो स्किन के ऊपर स्किन टैग होते हैं ना, तो उस तरह के वॉर्ड्स बन जाते हैं, एचपीवी वॉर्ड्स उसको कहते हैं। तो वुमेन में इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सर्विक्स में प्रॉब्लम कर देता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस मैंने आपको पहले ही बताया था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस अलग है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस इज कनेक्टेड टू योर स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन सर्वाइकल कैंसर इज कनेक्टेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए ऑलरेडी सर्वावैक, आपको मैंने बताया था सर्वावैक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसके अलावा एचपीवी जो है मेनली सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये स्प्रेड होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, सर किसी को सर्वाइकल कैंसर हो गया तो क्या उसको खत्म नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि कैंसर में अगर जल्दी डायग्नोज हो जाए, स्टेज 1 में है आसानी से खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे एडवांस हो जाए उसके बाद में दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो अभी तो वैक्सीन आ रही है, तो वैक्सीन आएगी तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर अर्ली डायग्नोज हो गया तो हम लोग उसको खत्म भी कर सकते हैं। हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी, अलग अलग चीजों से वी कैन फाइट दैट, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए यहाँ पे अगेन WHO की इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, सर्वावैक मैंने आपको बताया ऑलरेडी। इसके अलावा सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि स्क्रीनिंग करना है, स्पेशली फ्रॉम 30 ईयर्स एज वुमेन को टेस्ट करवानी चाहिए जल्द से जल्द। एचपीवी टेस्ट अगर आप करवा लोगे, मॉलिक्यूलर एचपीवी टेस्ट करवाएं, अगर है तो जल्द से जल्द उसके लिए आप कुछ दवाई वगैरह ले सकते हो, या फिर अगर सर्वाइकल कैंसर का अगर इशू हो गया, टर्शरी केयर चाहिए, तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, दूसरा पैलिएटिव केयर आपके लिए अवेलेबल रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जस्ट एन इंफॉर्मेशन और जस्ट अ मैसेज फॉर एवरीबॉडी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब ये सवाल एक्चुअली मैंने ना मतलब बड़ा आसान था क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और क्योंकि इसके ऊपर सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं, और जिका वायरस हमेशा चर्चा का विषय रहता है क्योंकि जिका वायरस के केसेस पिछले साल भी कुछ आ गए थे, तो जिका वायरस पे ऑलरेडी यूपीएससी एक सवाल पूछ चुका है, तो मुझे लगता है कि ये इजी होना चाहिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना, ठीक है। इन ट्रॉपिकल रीजन्स जिका वायरस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगू, जो डेंगू स्प्रेड करता है वही मॉस्किटो है करके बता रहा है। दूसरा है सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जिका वायरस डिसीज इज पॉसिबल। तो दो स्टेटमेंट है, करेक्ट चीजें आपको ढूंढ निकालनी है। अगेन 1 only 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। आई होप कि आपको इसका जवाब ऑलरेडी पता होगा। लेट मी डायरेक्टली गो टू द आंसर। इसका जवाब है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। करेक्ट। ये जो मॉस्किटो है आप सभी को पता है, ये मॉस्किटो की स्पीशीज है एडीज, एडीज स्पीशीज, राइट, एडीज इजिप्टी, राइट, जो डेंगू या फिर यहाँ पे अगर डेंगू की जगह अगर मैं चिकनगुनिया भी लिख देता ना तब भी ठीक होता। अगर ये भी होता ना तो ये भी ठीक हुआ था, चिकनगुनिया भी ठीक हुआ था। तो डेंगू हो गया, चिकनगुनिया के सारे एडीज मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं। इसके अलावा जीका का ट्रांसमिशन पॉसिबल है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। देखिए जीका वायरस, ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले जीका वायरस एक फ्लैवी वायरस है, इसीलिए फ्लैवी वायरस मतलब इन शॉर्ट फ्लैवी वायरस को आप बस ध्यान में रख सकते हो। जब भी फ्लैवी वायरस इस्तेमाल करो, डेंगू वायरस यानी कि फ्लैविरिडे फैमिली के होते हैं। तो इसको ढूंढा गया था पहले मंकीज में, युगांडा में। ये एक जूनोटिक डिसीज है, जूनोटिक, मैं हमेशा रिपीट करता रहता हूं, जूनोटिक का मतलब क्या है, जूनोटिक मतलब कि आपको एनिमल से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिशन होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और ट्रांसमिशन कैसे होता है, एडिस मॉस्किटो जो आपको दिन में काटते हैं, रिमेंबर जो डे में काटते हैं, दिन में, ये बहुत जरूरी पॉइंटर है क्योंकि यहां पे भी एक पिटफॉल बन सकता है एस्पिरेंट्स के लिए। इसके अलावा जो भी जीका वायरस इनको होता है, टिपिकली जो हमारे डेंगू के होते हैं ना, कि फीवर हो गया, आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो गई, रैशेस हो जाते हैं, इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर जीका वायरस एडवांस स्टेजेस में चला गया तो दूसरी बीमारियां भी फैला सकता है, जैसे कि गियान-बरे सिंड्रोम। गियान-बरे सिंड्रोम में, गियान-बरे सिंड्रोम बेसिकली क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपको याद होगा हम लोगों ने चर्चा की थी समानता के बारे में, डू यू रिमेंबर,
समानता के बारे में जब हम डिस्कस की थी मायोसाइटिस के बारे में, आई होप यू रिमेंबर, मायोसाइटिस में मैंने आपको गियान बरे के बारे में बताया था, राइट? गियान बरे जैसे इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि आपका इम्यून सिस्टम आपके ही नर्व्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर गियान बरे। इसके अलावा न्यूरोपैथी, माइलेटिस हो सकता है, यानी कि जो नर्व्स की इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे हो सकता है, और कई सारे केसेस में ये फीटस को भी जा सकता है, यानी कि मां से बच्चे को भी जा सकता है। इवन ब्रेस्ट मिल्क में जीका वायरस हैज बीन फाउंड, एंड ऑफ कोर्स सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज क्वाइट पॉसिबल। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन पे भी जैसे मैं अगर चाहता तो इसकी जगह पे कुछ और स्टेटमेंट भी आपको डाल सकता, बट आई जस्ट वांटेड कि ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। इस पूरे स्लाइड के ऊपर आपको फोकस करना है, बहुत जरूरी है। जो जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा नोट कर लेना है, ठीक है? राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रिलेटिवली मैं कहूंगा थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन, मोर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। और अगेन, अगर जब भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है यार, इसको मैं किसी भी मोड में डाल सकता हूं। जैसे अगर एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इट कैन बिकम इजी और इट कैन बिकम मॉडरेट टू टफ लेवल ऑल्सो। क्यों? देखिए, इजी कब होगा? जब पढ़ा है, जब मुझे पता है, तो बहुत ही इजी सवाल है, लल्लू सवाल जो मैं कहता हूं ना, वो बन जाएगा। अगर नहीं है तो ये टफ हो जाता है। तो कई बार अगर आप सोचो, एलिमिनेशन की मेथड से भी आप कर सकते हो। जो सवाल है, विच वायरस इज एक्सपेक्टेड टू बी द कॉज ऑफ मिस्टीरियस लिवर डिसीज, यहां पे टर्म भी है एक्सपेक्टेड टू बी द कॉज। क्यों है? क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा हुआ है मिस्टीरियस लिवर डिसीज के बारे में, तो थोड़ा सा आप गेस कर सकते हो। जैसे एडिनो वायरस, फ्लैवी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, राइनो वायरस, ठीक है? अब अगर आपको पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फ्लैवी वायरस के बारे में बात किया था। फ्लैवी वायरस डेंगू है ना, डेंगू स्प्रेड करता है, यानी कि ये आपको स्प्रेड करेगा, रेस्पिरेटरी फीवर होगा, फीवर हो गया, दूसरे आपकी डिजीजेस हो जाएंगे ना। दूसरा है राइनो वायरस। राइनो वायरस अगेन सर्दी खांसी था, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला है। राइनो वायरस तो आपको पता होगा, जो जो हमें जब भी सीजन बदलता है ना, तो हमें बीमारी होती है, सर्दी होती है, खांसी होती है, 4 दिन आएगी चली जाएगी, वो राइनो वायरस की वजह से। जैसे सर्दी खांसी वाला रहता है, कफ एंड कोल्ड वाला, स्पेशली बच्चों में और बूढ़ों में बहुत ज्यादा होता है। अब एक आपका डाउट जरूर हो सकता है कि भैया यहाँ पे लिवर जो देख लिया ना, लिवर देख लिया, तो सभी स्टूडेंट्स को लगता है लिवर, हाँ लिवर मतलब शायद हेपेटाइटिस हो सकता है। अब टेक्निकली ये सही जवाब होना चाहिए, टेक्निकली होना चाहिए, है ना? अगर यहाँ पे मिस्टीरियस लिवर डिसीज नहीं होता ना, तो अगर केवल लिवर डिजीज होता तो हेपेटाइटिस ही होगा, मैं कहूंगा, है ना? हेपेटाइटिस प्रॉब्लम करे, क्योंकि हेपेटाइटिस आपको पता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई आपको क्या प्रॉब्लम करे? आपके लिवर पे प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन ये पूछ रहा है मिस्टीरियस वायरस, क्योंकि करंट अफेयर से इसका जवाब एक्चुअली है एडिनो वायरस। अब एडिनो वायरसेस हम लोग जो कहते हैं ना, एडिनो, जैसे नॉर्मली एडिनो वायरसेस क्या होते हैं? एडिनो, मैं हमेशा बताता हूं, एडिनो मतलब यहाँ पे डी है, एडिनो वायरसेस आर डीएनए वायरसेस, जिनके अंदर जीनोम जो बना हुआ है वो डीएनए से बना हुआ है, तो डीएनए वायरसेस होते हैं। और एडिनो वायरसेस इन जनरल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ना प्रॉब्लम करते हैं। जैसे जो भी आपने देखा होगा, सार्स हो गया, मर्स हो गया, इवन आपको कोविड-19 हो गया, सर एडिनो वायरसेस ही कहते हैं हम लोग, एडिनो वायरसेस। तो एडिनो वायरसेस की वजह से ही मिस्टीरियस लिवर डिसीज ये वेस्टर्न कंट्रीज में स्प्रेड हुआ था पिछले साल। स्पेन में, डेनमार्क में, नेदरलैंड में कई सारे केसेस आ चुके थे इसके। और शुरुआती दौर में सबको लग रहा था कि भाई अगर लीवर में हो रहा है तो शायद हेपेटाइटिस होगा, लेकिन उन्होंने देखा, चेक किया जब, तो देखा भैया कि यहाँ पे तो हेपेटाइटिस है ही नहीं, इन्फेक्शन का कॉज हेपेटाइटिस डिटेक्ट ही नहीं हुआ, लेकिन लिवर के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, लिवर के इफेक्ट हो रहा है ना? तो इन्होंने और भी रिसर्च किया, जो भी केसेस आए थे ना यहाँ पे वेस्ट में, तो इन्होंने देखा कि एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है जहां पे ये जो वायरस है वो इफेक्ट कर रहा था बच्चों को, और बच्चों में उन्हें लिवर इन्फ्लेमेशन और पेट में दर्द हो रहा था, एब्डोमिनल पेन। अब यहां पे जब इन्होंने टेस्ट करके देखा तो दे एक्सपेक्टेड, और उनका कंक्लूजन ये था, एक पेपर पब्लिश हुआ जहां पे बताया कि एडिनो वायरसेस इज अ पॉसिबिलिटी। एडिनो वायरसेस की वजह से मिस्टीरियस लिवर डिसीज स्प्रेड हो रहा था, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसकी वजह से हो रहा था, कई सारे बच्चों में हुआ था इन दी यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है? तो अगर पता भी नहीं है ना, टफ भी लग रहा है,
तो कई बार आप एलिमिनेशन के मेथड से, जैसे ये तो नहीं है मुझे पता है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो 50-50 में पहुंच गया था मैं, ए और सी में जवाब हो सकता है। और मोस्ट लाइकली अगर आपको लगेगा लिवर है तो हेपेटाइटिस हो सकता है, तो गलत भी हो सकता है। बट अगर आप करंट अफेयर्स में थोड़ा सा, करंट अफेयर्स से थोड़ा सा अवगत हो, अगर आप पढ़ा हुआ है तो ध्यान रख सकते हो। या फिर जैसे मैं बताता हूँ, रीड बिटवीन द लाइंस। मिस्टीरियस है, अगर मिस्टीरियस है तो इतना ऑब्वियस कैसे होगा, है ना? ये भी हो सकता है। बट अगेन, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस जो पता नहीं है, अगर आप इसको अटेम्प्ट ना करें, देन ऑल्सो आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। लेकिन वहां जाने से पहले एक अगेन छोटा सा नोटिस है आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि हमारा लॉन्ग टर्म बैच, पहला लॉन्ग टर्म बैच 2025 का है, जहां पे हम लोग 1,500 घंटों की लाइव क्लासेस आप तक लेकर आते हैं। घर बैठे आप क्लासेस रन कर सकते हो। आइडियल है स्टूडेंट्स के लिए, आइडियल है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, आइडियल है होम मेकर्स के लिए। ठीक है, आइडियल है, जहां पे हो वहां से आप क्लासेस रन कर सकते हो। काफी अफोर्डेबल भी है और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव भी है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट सभी की तैयारी साथ में करते हैं। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है। मैं कहूंगा 16 मार्च को एडमिशंस क्लोज हो जा रही है। तो एक बार एडमिशन क्लोज हो गई, इसका मतलब है ट्रेन निकल गई। तो जल्दी से इस ट्रेन को पकड़ लीजिएगा और मिलते हैं क्लास में। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी आप एनरोल करें, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल लाइफ। राहुल लाइव आप कोड इस्तेमाल करोगे तभी आपको इस डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, नहीं तो कंपनी प्राइस है ये। जब भी चेकआउट करो ना, ऐप हो, वेबसाइट हो, वहां पे यूज कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 28 किस पे है? लीजनोलोसिस पे है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू या फिर विद रेफरेंस टू लीजनोलोसिस। लीजनोलोसिस डिसीज, या फिर हम इसको लीजनेयर्स डिसीज भी कह सकते हैं, लीजनेयर्स डिसीज। ठीक है, NAIRR, लीजनेस अपॉस्ट्रोफी एस, लीजनेस जिसे भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट। तो अगेन ऑप्शंस आर इजी, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नेदर 1 nor 2। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है, मैं पढ़ देता हूं। लीजनलोसिस डिसीज इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लीजनलोसिस इज थ्रू वाटर। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, तो जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को डाल दूंगा, आई वुड पुट इट इन दी मॉडरेट कैटेगरी। ठीक है, मॉडरेट कैटेगरी। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ा भी है ना, तब भी यहां पे चांसेस होंगे थोड़ा सा गलत होने के। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ डाउट्स हो सकते हैं, एंड लेट मी पुट क्वेश्चन मार्क कि किस तरह की सोच हो सकती है एस्पिरेंट्स की। तो पहला स्टेटमेंट है, लीजनोसिस डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब यहाँ पे एक आपका कीवर्ड हो जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो आप याद करना शुरू करोगे, यार बैक्टीरियल है कि नहीं। इसको याद करते हैं, बैक्टीरियल है कि वायरल है या प्रोटोजोवन है या कोई और डिसीज है। ठीक है, और लीजनेलोसिस वगैरह नाम सुन के कई बार एस्पिरेंट्स अमीबा सोच लेते हैं, प्रोटोजोआ सोच लेते हैं, तो ये गलतियां हो सकती है। इसके अलावा इट कॉजेस प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बोल रहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो 2 चीजें, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में करता है या फिर आपके जीआई ट्रैक्ट में करता है, पेट की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम, किस चीज की प्रॉब्लम है, ये डाउट हो सकता है। या फिर इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट भी, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर। अब यहाँ पे एक डाउट हो ही सकता है, अगर आपको पता नहीं है, अगर पता है तो बहुत ही आसान होगा। और यहाँ पे बता रहे हैं मोस्ट कॉमन मोड, आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे नहीं बोल रहे, मोस्ट कॉमन मोड। इसका मतलब है पानी के थ्रू ज्यादा स्प्रेड होता है, लेकिन दूसरों से भी स्प्रेड हो सकता है। पानी हो, आपका फॉग हो, या फिर वाटर बेस्ड चीजों से, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है ये कह रहा है। ठीक है, तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको पता होगा लीजनोसिस एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बिल्कुल है। और लीजनोसिस अगर आपने पढ़ा होगा, लीजनोसिस से आपको ध्यान रखना निमोनिया, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी प्रॉब्लम है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाएगा करेक्ट आपका। ठीक है, अब सभी को लगता है अगर पहले स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पानी के थ्रू नहीं होगा, हवा के थ्रू हो सकता है, छींक दो, खांस दो, इसकी वजह से हो सकता है, ऐसा लगता है। बट अगेन इसका सबसे कॉमन मोड इज एक्चुअली थ्रू वाटर इटसेल्फ। ये दोनों एग्जैक्टली सही है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको मॉडरेट टू टफ लेवल में इस क्वेश्चन को मैंने डाल दिया था। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं क्या होता है। ये स्प्रेड होता है लीजनलोसिस निमोफिलिया बैक्टीरिया से। ठीक है, निमोफिला से। यूएसए में सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था। टिपिकली
ये एक वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है, पानी से इन्फेक्शन होता है, पानी के थ्रू स्प्रेड होता है। जैसे कूलिंग टावर्स हो आपके, इंडस्ट्रियल कूलिंग हो जहां पे, कोल्ड वाटर सिस्टम्स जहां पे ना, वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में स्प्रेडिंग जरूर होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इट कैन बी फेटल, क्योंकि निमोनिया होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को आपके इंपैक्ट करेगा, तो आपको ये फेटल भी हो सकता है, इससे डेथ भी हो सकती है। और आपको ध्यान रखना है, अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता ना कि लीजनलोसिस या फिर लीजनियस डिसीज, भैया इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। अब देखो कॉमन सेंस लगा दो, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो बैक्टीरिया के लिए तो हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स बना दिए ना, तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स तो है, ट्रीटमेंट एग्जिस्ट, तो आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगी। डॉक्टर्स आपको लीजनियस डिसीज हो, लीजनलोसिस हो, तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे, बोलेंगे भैया 5 दिन एंटीबायोटिक्स लो, 10 दिन एंटीबायोटिक्स लो, हो जाएगा। लेकिन कोई वैक्सीन नहीं है, ध्यान रखना है, देयर इज नो वैक्सीन, अभी फिलहाल वैक्सीन नहीं है, ये नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैसे किया आपने, सही किया गलत किया, डिड यू पुट सी, होपफुली आपने सी जरूर किया होगा, ठीक है। चलिए लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम, अब सबसे पहले हवाना आता कहां पे, हवाना, यू डू नो हवाना इज इन क्यूबा, ठीक है, क्यूबा के अंदर है। और इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैं पुट कर दूंगा इजी कैटेगरी में, क्योंकि बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, इसके ऊपर हम लोगों ने भी स्टडी आईक्यू के ऊपर मल्टीपल डिस्कशन की हुई है, मैंने खुद कम से कम 2 बार आपके साथ हवाना सिंड्रोम को डिस्कस किया हुआ है, तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसका सही जवाब मुझे दे दे। आपको ढूंढ निकालना है करेक्ट स्टेटमेंट, 2 ही है, ऑप्शन काफी आसान है। पहला है हवाना सिंड्रोम रेफर्स टू सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स एक्सपीरियंस बाय यूएस इंटेलिजेंस एंड एम्बेसी ऑफिशियल्स इन वेरियस कंट्रीज, यूएस के डिप्लोमेट्स या फिर यूएस के जो भी ऑफिसर्स है उन। दूसरा है हवाना सिंड्रोम सिम्टम्स इंक्लूड हियरिंग सर्टेन साउंड्स विदाउट एनी नॉइज बीइंग आउटसाइड, नॉजिया, वर्टिगो, हेडेक, मेमोरी लॉस एटसेट्रा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपने देखा कि दोनों एकदम सही है, एंड दिस इज वेरी सिंपल, इजी है ये, क्योंकि बहुत चर्चा का विषय रहा है पिछले, मैं कहूंगा 2 सालों से डिस्कशन में ही है, मतलब 2020 से, जब इनफैक्ट मुझे याद है जब वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था ना, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे 2020 में, शायद 2020 में ही एक रिपोर्ट आ गई थी, 2021 में एक रिपोर्ट आई, अभी फिलहाल 2023 में भी एक रिपोर्ट आई है इसके ऊपर, क्योंकि यूएस वाले परेशान है एकदम, वो ढूंढ निकाल रहे क्या हो क्या रहा है हवाना सिंड्रोम। वो कहते हैं शायद रशिया अटैक कर रहा है उनके डिप्लोमेट्स को, ऑफिशियल्स को, या फिर चाइना भी हो सकता है, पता नहीं अभी तक। इनफैक्ट कुछ कुछ लोग तो कहते हैं ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है, क्योंकि हवाना सिंड्रोम जो है शुरुआत इसकी हुई थी हवाना के एम्बेसी से बेसिकली, लेकिन उसके बाद जगह जगह पे, जैसे अलग अलग जगह पे यूएस के जो भी ऑफिशियल्स या फिर डिप्लोमेट्स थे, वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, यूके में हो गए, दूसरी जगह पे हुए, वहां पे भी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। क्या हुआ कि भैया एक आवाज सुनते हैं, उसके बाद सर दर्द देना शुरू करते हैं, वर्टिगो का मतलब है चक्कर आके गिर जाएंगे, अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और कई बार मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है कि उन्हें पता नहीं कौन है। पहली बार क्यूबा में ये दिखाई दिया था। अब उसके बाद बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि उस समय पे कैस्ट्रो, राइट, फिडल कैस्ट्रो तो नहीं है, राउल कैस्ट्रो और बराक ओबामा के बीच एक राप्रोचमेंट की बातें जरूर चल रही थी कि भैया क्यूबा और यूएस के बीच रिलेशंस या संबंध हम लोग सुधारते हैं। आपको पता होगा 1962 में ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में रशिया ने मिसाइल्स लगा दी थी, यूएसएसआर उस समय का, उसने मिसाइल लगा दी थी क्यूबा में, तो क्यूबा का ब्लॉकेड कर दिया था यूएस ने। तब से लेकर ही क्यूबा में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, राइट, फिडल कैस्ट्रो आया, बाद में आपको सभी पता है वो सारी चीजें, लेकिन रिलेशंस काफी खराब थे। तो धीरे धीरे से रैप्रोचमेंट होना शुरू हुआ था, लेकिन उसमें एक रोड़ा जरूर आ गया था बिकॉज ऑफ दिस हवाना सिंड्रोम। और अभी भी जैसे पता नहीं है, यूएस को अभी तक पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन चली रही है, अलग अलग रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स जो आई है वो कहते हैं कि शायद कहीं ना कहीं हो सकता है माइक्रोवेव एनर्जी डायरेक्टेड वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कि माइक्रोवेव एनर्जी फायर की जा रही है शायद इन डिप्लोमेट्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो लोग कुछ कुछ अजीब चीजें सुन लेते हैं। सिमिलर सिम्टम्स हो चुके हैं कई सारे लोगों को, तो और एक्सटेंसिव सिम्टम्स भी हो चुके हैं, ठीक है। तो अगेन आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव गॉटन दिस राइट, ठीक है। सो दोनों सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, हवाना सिंड्रोम। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सिकल सेल डिसीज या फिर सिकल सेल एनीमिया। आपने सुना होगा एससीडी, सिकल सेल डिसीज है ना, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट ही है।
करेक्ट चीजें ढूंढ निकालना है। इसको भी मैं कहूंगा कि इसको इजी कैटेगरी में डाल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस चीज को जरूर सुना होगा। ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, है ना। तो पहला स्टेटमेंट है, सिकल सेल डिसीज और सिकल सेल एनीमिया is a blood disease which is caused due to a bacterium that destroys blood cells। दूसरा है, it affects red blood cells, okay, red blood cells को राउंड कर लेते हैं, in blood which turn from round shape into sickle shape या फिर crescent shape। यानी कि सिकल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग खुरपी कहते हैं ना, खुरपी है ना, खुरपी कहते हैं, जो आपने देखा होगा कुछ इस तरह का होता है, इसमें एक हैंडल बना होता है, इसको कहते हैं सिकल, है ना, जिससे कि हम लोग वीडिंग करते हैं, वीडिंग, है ना, जिससे वीड हटाते हैं खेतों में, सिकल। या फिर क्रेसेंट, तो आपको पता है क्रेसेंट मतलब चांद, बेसिकली क्रेसेंट मतलब ये चांद की तरह, है ना। तो बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऑप्शंस आर क्वाइट इजी। सो व्हाट डिड यू गेट इट, और व्हाट डिड यू गेट बेसिकली, राइट और रॉन्ग। चलिए, सिकल सेल डिसीज ब्लड डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। अब ना ना ना, ये यार मुझे लगता है कि सभी ने इसको कर दिया होगा, ये गलत है यार, ये गलत होगा, ये भी गलत हो जाएगा, वन नहीं है तो गलत हो जाएगा, या तो ये या तो ये ना, ये तो पता ही है, क्योंकि कोई बैक्टीरिया फलाना डिमकाना नहीं है। क्योंकि अगर आपको पता होगा सिकल सेल डिसीज आपने पढ़ा है, तो ये एक इनहेरिटेंस बेस्ड यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आपके जीन्स के साथ जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है, इनहेरेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा आरबीसी के शेप करता, तो ये तो कॉमन सेंस है, मुझे लगता है सिकल सेल एनीमिया में सिकल सेल हो जाएगा। मतलब अगर आपके ब्लड सेल का शेप ही बदल गया, उसका मतलब आपके ब्लड में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई, आपको वीकनेस हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, नहीं तो पता ही है। सो द आंसर वुड बी दिस, दैट इज वेरी इजी, ठीक है। अब ये सिकल सेल एनीमिया या फिर सिकल सेल डिसीज होता क्या है, ध्यान रखना है, इट इज इनहेरिटेड, 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 और बहुत कॉमन है अफ्रीकन पीपल, अरेबियन पीपल और इंडियन ओरिजिन की पीपल, इसको भी नोट करना है। इट इज वेरी कॉमन अमॉन्ग अफ्रीकन, अरेबियन एंड इंडियन ओरिजिन पीपल, क्योंकि इट इज जेनेटिक। अब यहाँ पे होता क्या है, आपकी जो हेमोग्लोबिन होती है ना, जैसे हेमोग्लोबिन यानी कि आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है जिसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, वो रेड ब्लड सेल का शेप ही बदलता है। नॉर्मली रेड ब्लड सेल कुछ इस तरह से होते हैं, और जिनको सिकल सेल एनीमिया हुआ है उनका रेड ब्लड सेल कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से ऑफकोर्स क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, आपके ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड फ्लो है उसमें ऑक्सीजन कम हो रहा है, हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा रिवर्सिबली, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाएगा, आप तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपके मसल में वीकनेस हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी फेटिग फील करोगे। इसके अलावा हार्ट बेस्ड इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल जैसे करंट ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं, कुछ कुछ मेडिकेशन दी जा सकती है, जिससे कि आपका ब्लड थोड़ा सा पतला किया जाएगा, ज्यादा फ्लो हो जाए, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे, अच्छी वाली आरबीसी आपके अंदर डाल देंगे, या फिर सीधे सीधे बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दो, बोन मैरो को ट्रांसफर कर दो कि भैया नई सेल्स ही बन जाए। इसके अलावा आजकल वो स्टेम सेल थेरेपी भी, इसके ऊपर काफी रिसर्च चल रहा है। स्टेम सेल थेरेपी से हम लोग क्या सिकल सेल एनीमिया को हटा सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर को हटा सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। तो आई होप यू मस्ट हैव गॉटन दिस राइट, इजी था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये भी एक डिसीज है, 3 स्टेटमेंट है, विच आर करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट जो है वो ढूंढ निकालना है। इसको मैं कहूंगा थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ही है, क्योंकि सुना तो जरूर होगा, बट आई वुड पुट इट इजी टू मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट लेवल में इसको रख सकते हैं, ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थैलेसेमिया इज अ जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसीज। दूसरा है, थैलेसेमिया इज इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम मदर्स फॉल्टी जीन। थर्ड, थैलेसेमिया डिसऑर्डर लीड्स टू reduced ब्लड हेमोग्लोबिन कॉजिंग fatigue वीकनेस एटसेट्रा एटसेट्रा। 3 स्टेटमेंट है। तो अगर आपने थैलेसीमिया के बारे में पढ़ा है, दिस इज वेरी इजी, बट क्यों मॉडरेट मैंने डाला, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, मैं बताऊं क्यों। थैलेसीमिया जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसीज, ये तो आपने देखा ही होगा, सही है। अगर ये सही है तो दूसरे वाले पे जाओगे आप, थैलेसीमिया इज इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम मदर्स फॉल्टी जीन, जहां पे भी ओनली है इसके ऊपर थोड़ा सा एरो बना के देख लेंगे, मदर से आ सकता है, ओनली फ्रॉम मदर ये कह रहा है, सोचेंगे। थैलेसीमिया डिसऑर्डर लीड्स टू, ये तो ठीक है, मतलब ब्लड में प्रॉब्लम करे, ये तो आप जानते होंगे थैलेसीमिया के बारे में। लेकिन एक यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो नंबर 2 है ये एब्सर्ड है, गलत है। लेकिन कई बार एस्पिरेंट्स के साथ कंफ्यूज होता है, क्योंकि उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ा होगा कि मदर के
मदर से ही हमें प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज की, माइटोकॉन्ड्रियल जो भी डीएनए होती है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिजीजेस होती है ना, वो केवल मदर से आती है। तो इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स में, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसीज के साथ कंफ्यूज करा दे, लेकिन करना नहीं है। केवल मदर से नहीं, फादर से भी आ सकती है, मदर से भी आ सकती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा जवाब, अगर ये गलत है मतलब 2 गलत है, तो 1 और 3 कहाँ मिलेगा? 2 गलत है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, सिंपल है, करेक्ट, 1 और 3 ओनली। तो चलिए बात करें थैलेसीमिया के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर जहां पे आपकी बॉडी प्रॉपर हेमोग्लोबिन नहीं बना पाएगी। हेमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है, तो हेमोग्लोबिन में ये हेमोग्लोबिन प्रोटीन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में अगर इनफ हेमोग्लोबिन नहीं है तो क्या होगा, आपके बॉडी में उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जिससे कि आप वीक फील करोगे, फेटीग आप फील करोगे। इसके अलावा हेमोग्लोबिन जैसे 2 तरह का होता है, हेमोग्लोबिन में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है अल्फा ग्लोबिन, एक होता है अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन, एक होता है बीटा ग्लोबिन प्रोटीन। तो जहां पे भी अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन का शॉर्टेज हो रहा है, इट इज अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, ऑल्सो अल्फा थैलेसीमिया फिर बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। और ये इनहेरिटेड होता है, मैंने आपको बताया इनहेरिटेड है। इट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ मदर एज वेल एज फादर। अब सवाल में ये भी हो सकता है कि अगर आपके अंदर थैलेसीमिया का जीन है तो आपको ये प्रॉब्लम भी शायद ना हो। क्यों? क्योंकि अगर आपका डोमिनेंट जीन जो आ रहा है, अगर समझ लीजिए अगर मदर को है, फादर को थैलेसीमिया नहीं है, तो मदर ने आपको थैलेसीमिया का जीन तो दे दिया है ना। फादर का अगर डोमिनेंट जीन है तो आपको थैलेसीमिया का कुछ इफेक्ट भी नहीं होगा, ये आपको समझना है, ठीक है। लेकिन आप कैरियर जरूर बनोगे, यू कैन बी अ कैरियर फॉर श्योर, आप कैरियर जरूर बन सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो कई बार सिम्टम्स नहीं भी आते, क्योंकि अगर वो रिसेसिव ट्रेट है तो आएगा भी नहीं, लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर पास ऑन कर दोगे, ठीक है। और थैलेसीमिया को अलग अलग नामों से जाना जाता है, थैलेसीमिया के अलग अलग नाम है, जैसे कि कांस्टेंट स्प्रिंग भी कहते हैं इसको, कांस्टेंट स्प्रिंग, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट कूलिस एनीमिया, कूलिस, ये नाम याद रखिएगा जरूर, COOLEY, इसको कूलिस डिसीज या फिर कूली एनीमिया, साइंटिस्ट का नेम है। कूली मतलब वो कूली नहीं, राइट, जो हम लोग देखते कूली, फेमस मूवी, अमिताभ वाली मूवी, गोविंदा वाली मूवी, वो कूली नहीं है, कूली नाम है, ठीक है। या फिर इसको बार्ट्स हाइड्रॉप्स फेटालिस भी कहते हैं, बार्ट्स हाइड्रॉप्स फेटालिस। तो कई बार ये सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आप पूछोगे सर थैलेसीमिया का कोई ट्रीटमेंट है क्या? अब यार जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट हम लोग कहां से निकाल सकते हैं ना, जेनेटिक डिसऑर्डर का, वहां पे अब यहां पे भी आप कर क्या सकते हो, आप कर क्या सकते हो, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग कर सकते हैं, या फिर स्टेम सेल थेरेपी से आजकल इसके लिए भी कुछ कुछ सॉल्यूशंस जरूर ढूंढ निकाल रहे हैं हम लोग, है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं एटसेट्रा, लेकिन उससे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। स्टेम सेल थेरेपी से, स्टेम सेल रिसर्च इसके ऊपर चल रही है, लेट्स वेट एंड वॉच, ऑलराइट, राइट। तो आज क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज इट टुडे, आज का डिस्कशन खत्म हो गया यहीं पे। सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, अगले थीम की डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले आप सभी को ध्यान रखना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल है, कोई डाउट है, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई डू रेस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इनफैक्ट इसकी जो प्लेलिस्ट है मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट जरूर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस अगेन, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।